एक संविधान के महत्वपूर्ण सफर की तरफ ले चलते हैं और उसकी शुरुआत होगी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो शुरुआत हो रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स हम भारत के लोग। और ये कैसे हैं लोग, हम भारत के लोग कैसे हैं, इसका कहने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो पावर है, जो शक्तियों का संकेंद्रण है लोकतंत्रात्मक सरकार में, जनता के पास है। मीन्स लोकतंत्र का जो नारा अब्राहम लिंकन ने दिया था, उन्होंने ये बताया कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। और यही लोकतंत्र में पूरा का पूरा पावर हम भारत के लोगों के पास है। ये भारत की संविधान की प्रस्तावना हमें ये बताती है। इसमें दूसरा शब्द आता है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना। अब भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने का मतलब क्या है? वो भारत संप्रभु होगा। और संप्रभु कहने का मतलब वो राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए क्या होगा? स्वतंत्र होगा। चाहे अपने देश के अंदर जो कानून बनाने हो, जनता का हित हो कि अहित हो, उस राज्य के ऊपर निर्भर करेगा। और किन देशों के साथ संबंध बनाने हो, मतलब बाह्य मामलों का निर्धारण कौन करेगा? वो राज्य करेगी। इट मींस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता का सीधा मतलब होगा वो राज्य और आंतरिक और बाह्य मामले में क्या करेगा? निर्णय लेगा। इसके बाद से एक शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा तो राज्य सभी धर्मों को समान रूप से क्या करेगी? संरक्षण देगी। यह बात भारत की संविधान की प्रस्तावना में बताई गई है। और यही नहीं, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के बीच कहा गया है। और अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था 29 और 30 में कहा गया है। मींस भारत की संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसा राज्य बनाने का प्रयास करती है? ऐसा राज्य जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जा रहा हो। यह भारत के साथ है, यह भारत को और खूबसूरत बनाता है। भारत में तरह तरह के अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, भाषाई विविधता है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है। आप खान पान देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। साउथ में पहुंचिए तो ढोकला है और उत्तर में पहुंचिए तो गाली में दोगला है। यह कहने का मतलब यह नहीं था, मेरा बताने का सीधा मतलब यह है कि विविधता में एकता भारत के संविधान में ही यह झलक दिखती है। मींस राज्य को तानाशाह होने से रोकता है। सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिए जाने का मतलब क्या है? सभी धर्म यहां पे आसान होने से रोकता है। सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिए जाने का मतलब क्या है? सभी धर्म यहां पे आसानी से फल फूल सकेंगे। और यही भारत को एक यूनिक राष्ट्र बनाता है। उसके बाद से आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहने का मतलब क्या है कि शक्तियों का संतुलित समन्वय। मींस कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया सभी अपना प्रॉपर काम करते हैं। मींस जहां विधायिका का काम होता है कानून बनाना, वहीं कार्यपालिका उस कानून को क्या करती है? लागू करवाती है। और न्यायपालिका उस कानून को यह देखने का प्रयास करती है कि वो कानून संविधान संगत है कि नहीं। यदि वो कानून संविधान संगत नहीं है तो न्यायपालिका उसको नल एंड वाइड, अवैध घोषित कर देगी। इट मींस न्यायपालिका बाकी जो भी स्तंभ है उनको संतुलित करने का प्रयास करती है। और मीडिया भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीडिया समाज में घटित हो रही बुराइयों को, तमाम उन कमियों को उजागर करता है जो जनता को जरूरत है। मतलब जनता को वास्तविकता का पता लगाने या बताने का काम कौन करता है? मीडिया करती है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहने का मतलब क्या है कि लोकतंत्रात्मक में शक्तियों का पृथक्करण होता है। किन किन शक्तियों का पृथक्करण होता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। ये प्रॉपर बैलेंस करते हैं। चेक और बैलेंस करने का काम कौन करता है? ये तीनों चारों स्तंभ जो हैं ये क्या करते हैं? एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। और वहीं विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उस कानून को लागू करवाती है और न्यायपालिका उस कानून को देखती है कि वो संविधान संगत है कि नहीं है। और मीडिया समाज में जो भी चीजें घटित हो रही हैं उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। मींस वास्तविकताओं को अवगत कराती है। ये तमाम खूबसूरती लोकतंत्रात्मक गणराज्य में ही देखने को मिलती है। आप सीधा देखिए उत्तर कोरिया को देखिए। उत्तर कोरिया को जब आप लोग देखेंगे तो वहां पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यहां तक कि मीडिया
पे भी नियंत्रण किसका है? किम जो उंग का है। वो वही चीज दिखाना चाहता है जो वो दिखाना चाहता है। वहां पे एक ही न्यूज चैनल चलता है, वो भी किम जो उंग के बारे में बताता है, पूरे उनके दादा के इतिहास, उसका इतिहास, और बाकी देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वहां पे तमाम वो अधिकार नहीं दिए गए हैं जो भारत को मिले हैं। मींस वो वहां पे कुछ भी गड़बड़ होगा तो किम जो उंग ही उसको सही बताएगा या गलत बताएगा। कोई भी कानून बनाएगा तो किम जो उंग ही बनाएगा। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि जब एक ही आदमी के पास कानून बनाने की जिम्मेदारी, कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी और न्याय करने की जिम्मेदारी आ जाती है, यहां तक कि मीडिया पे ऊपर कंट्रोल करने की भी जिम्मेदारी आ जाती है। ये भारत के संविधान में ही बताया गया है। मींस भारत के संविधान के प्रस्तावना में यह बताया गया है, न कि भारत के संविधान में। मींस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि सामाजिक रूप से कोई पिछड़ापन रहेगा, समाज में यदि पिछड़े वर्ग रहेंगे, ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा से अलग थलग हैं, तो सामाजिक पिछड़ापन वो आर्थिक पिछड़ेपन को जन्म देगा, और आर्थिक रूप से यदि वो पिछड़े होंगे तो उनका प्रतिनिधित्व लोकतंत्रात्मक राजनीति में नहीं हो पाएगा। मींस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इनकी पूरी की पूरी व्यवस्था, समुचित जो न्याय मिले, ये तीनों न्याय की व्यवस्था भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया। कैसे तीनों न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, क्या लोक कल्याण शब्द का जिक्र भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? नहीं। क्या आर्थिक स्वतंत्रता की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? आंसर होगा नहीं, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में की गई है। और साथ ही साथ इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कैसी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। साथ ही साथ इसमें व्यक्तियों के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। मतलब क्या है कि प्रतिष्ठा व्यक्ति को समाज में उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि प्रतिष्ठा धूमिल हो गई, उस व्यक्ति का पूरा कैरियर खत्म हो जाता है। मींस यदि आप डिग्निटी, अपनी प्रतिष्ठा को मेंटेन करना चाहते हैं तो इसकी व्यवस्था भारत के संविधान की प्रस्तावना में की गई है। और साथ ही साथ उन सब में राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने तथा उसमें बंधुता बढ़ाने की व्यवस्था भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी की गई है। याद रखिएगा, ये तमाम चीजें जो प्रस्तावना का जो मूल स्वरूप था उसमें कुछ बदलाव किए गए, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। 3 शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। मींस ये तीनों शब्द संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ऐड किए गए, प्रस्तावना में जोड़े गए। कहने का मतलब क्या है कि प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है? इन तमाम मुद्दों को सर्वोच्च न्यायालय ने 2 निर्णयों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। एक निर्णय था केशवाद, और केशवानंद भारतीवाद में यह बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। जब प्रस्तावना संविधान का अंग है तो इसमें विधायिका संशोधन कर सकती है। विधायिका कहने का मतलब यहां संसद से है। मींस विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। और वहीं बेरुवाड़ी बाद में बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो इसमें विधायिका मींस संसद संशोधन नहीं कर सकती है। तो याद रखिएगा, किसी वाद में यह बताया जा रहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और किसी वाद में यह बताया जा रहा था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह निर्भर करता है कि हम किस वाद का सहारा ले रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी संशोधन का प्रोसेस किया जा रहा है, क्या संविधान की मूलभूत ढांचा को प्रभावित कर तो नहीं रहा है? मींस यदि संविधान का मूलभूत ढांचा यदि प्रभावित होगा, मींस संविधान की प्रस्तावना को आए दिन यदि संविधान संशोधन करके वहां से कुछ चीजों को हटाया जाएगा, कुछ ऐसी चीजें जोड़ी जाएगी जो लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचाती है, इस चीज का निर्धारण माननीय सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के एक वाद में ही यह निर्णय दिया गया, वो वाद था केशवानंद भारतीवाद। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मूलभूत ढांचा यदि प्रभावित होगा तो उसके जो कोर वैल्यू हैं, उसके जो निहित वैल्यू हैं, वो खत्म हो जाएगा। और आए दिन
जो भी राजनीतिक पार्टी आएगी अपने स्वार्थ के लिए क्या करेगी, इसमें संशोधन करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला सुनाया और इस फैसले में उसने बताने का प्रयास किया और उसने यह बताया कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। इस फैसले में उसने क्या दिया, केशवानंद भारतीवाद में ही बताया गया था कि मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। मींस मूलभूत ढांचा में जो चीजें जोड़ी जाएगी, यदि मूल ढांचा को मजबूत करता है तब तो ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा। लेकिन यदि ऐसी चीजें जो उस प्रस्तावना के मूलभूत चीजों को ठेस पहुंचा रही है, उसको उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। मींस विधायिका प्रस्तावना में सकारात्मक संशोधन कर सकती है लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती जिससे उसका मूलभूत ढांचा प्रभावित होता हो। नकारात्मक संशोधन कहने का मतलब क्या है, यदि मान लीजिए कोई कमरा है जिसमें 6 पिलर हैं, कोई एक आए कहे कि एक जो पिलर है बीच वाला उसकी कोई जरूरत नहीं, इसको हटा दिया जाए। कोई दूसरा ये कहे कि फिर ये बीच वाला जो उसके बगल में उसको भी हटा दे, कोई जरूरत नहीं, 4 पिलर से हो सकता है। धीरे धीरे क्या होगा कि ऐसे करते करते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि बिना पिलर की वो बिल्डिंग बनी रहेगी। इट मींस एक सिचुएशन ऐसा है कि हल्का सा भी जर्क होगा तो वो बिल्डिंग धराशायी हो सकती है। और इसी को कहते हैं मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। मूलभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद में दिया गया और इसमें बताने का प्रयास किया गया कि पूरा का पूरा जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, उस मूलभूत ढांचे को प्रभावित किया जाने वाला संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। यदि मूलभूत ढांचा प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं जो कोर वैल्यू है वो धाराशायी हो जाएगी। इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे। इसका मतलब क्या है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या पंथ निरपेक्ष शब्द का जिक्र मिलता है, तो आंसर होगा हाँ। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को क्या करेगी, समान रूप से संरक्षण देगी। और इसके साथ ही साथ कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और याद रखिएगा यहां पे आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया गया, आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया है। ये एक बार एग्जाम में आया हुआ था। मींस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है, न कि आर्थिक स्वतंत्रता की। इसके साथ ही साथ इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और इसके साथ ही साथ इसमें प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। और साथ ही साथ इसमें 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख मिलता है। और ये पूरा का पूरा जो भी संविधान है, ये संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और इसको आत्मार्पित किया गया। मींस जो शुरुआत हो रहा है भारत का संविधान, हम भारत के लोग, और अंत कहां हो रहा है, इसको अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। और यह आत्मार्पित आपको भी करना होगा, क्योंकि इसमें जो भी शब्द हैं वो शब्द अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप में तमाम कई ढेर सारे रहस्यों को छिपाए हुए हैं। जैसे हम बात करेंगे EWS के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन थे, उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये प्रावधान को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस फैसले को देख रही थी, उसमें फैसले में यह निर्णय दिया गया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही आर्थिक न्याय की बात की गई है। मींस ये कहीं ना कहीं ये मूलभूत ढांचा को और मजबूत करता है। मींस 10% जो आरक्षण की व्यवस्था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों के लिए किया गया है वो सही है। मींस जहां कहीं भी कुछ भी चीज यदि कुछ गड़बड़ लगता है तो न्यायपालिका न चाहते हुए संविधान की प्रस्तावना की तरफ नजर उठा के देखती है तो कहीं ना कहीं उसको वो चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि EWS आरक्षण में किया गया।